नमस्कार दोस्तों, मैं जब कैशलेस आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सरला यादव से उसकी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में सफलता की स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करेंगे। सरला यादव यूट्यूब चैनल जेपी में सोल्यूशन पे आपका हार्दिक स्वागत है। सरला ने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में सफलता अर्जित की है। सेकंड ग्रेड में सरला के 85 प्लस क्वेश्चन है और वहीं फर्स्ट ग्रेड में लगभग 70 प्लस क्वेश्चन है। तो सरला दो टारगेट एक साथ अचीव किए हैं। क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी? सर टारगेट तो मैंने एक ही डिसाइड किया था जी, सेकंड ग्रेड का। जी, पहले मैंने फर्स्ट ग्रेड डिसाइड किया, जी। लेकिन विज्ञप्ति आने के बाद वो पोस्ट कम थी तो फिर मैंने सेकंड ग्रेड चेंज कर लिया था। उसके बाद से फिर टारगेट सेकंड ग्रेड ही था जी। फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने जो सेकंड ग्रेड का था 80% मतलब वही रिवाइज किया जी। तो सरला ने फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है पीजी का वो नहीं किया, सिर्फ मैनेजमेंट जो पोर्शन है वो किया और वो शायद है ना विज्ञप्ति आने से पहले तैयार कर लिया था। हाँ सर, विज्ञप्ति आने से पहले मैंने मैनेजमेंट तैयार कर लिया था, तो जी। वो सिर्फ वही एक्स्ट्रा किया, वरना उसके अलावा फिर सारा सेकंड ग्रेड वाला सारा सेकंड ग्रेड वाला किया। तो सेकंड ग्रेड का सिलेबस किया, पीजी का पोर्शन छोड़ दिया। सरला नेट और सेट क्लियर भी है। नेट के लिए इसने ऑनलाइन कोचिंग की थी, सेकंड ग्रेड फर्स्ट के लिए ऑफलाइन कोचिंग। बच्चे तीन ऑप्शन मानते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग और सेल्फ स्टडी। किसको बेटर मानते हो आप? सर वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है जी। जिस टाइम मैंने ऑनलाइन कोचिंग की उस हिसाब से वो बेस्ट थी मेरे लिए। जी, कोरोना टाइम था, मेरी छोटी बेटी थी जी, और मैं साथ में मेरी बीएड चल रही थी जी। तो मेरे को ऑनलाइन काफ़ी बेनिफिट रहा। बेनिफिट रहा। और अभी जो सेकंड ग्रेड के लिए मैंने की उसमें मेरे के लिए ऑफलाइन ज़्यादा अच्छी रही। ज़्यादा अच्छा रहा। ऑफलाइन ऑनलाइन में कुछ अपने अपने अलग फायदे हैं। स्टूडेंट को देखना चाहिए क्या बेनिफिट है क्या नहीं है। ऑनलाइन कोचिंग का बेनिफिट ये है कि आप साथ में बीएड कर रहे हो तो भी वो साथ में उसको यूज़ कर सकते हो। छोटी बेटी है तो भी आप है ना घर पे पढ़ सकते हो। तो छोटी बेटी है, फैमिली है, तो सीधी सी बात आपका अगर नेट क्लियर हुआ है तो फैमिली सपोर्ट भी रहा है। सबसे ज़्यादा फैमिली सपोर्ट किसका रहा? सर ऐसे माने तो पूरी फैमिली मतलब अच्छी है, सबका सपोर्ट रहा है। जी, जी। लेकिन जो मदर इन लॉ है और रैंक फर्स्ट मदर इन लॉ, हाँ, पहले रैंक है सासू माँ की। हाँ। सीधी सी बात है, पति का सबका सहयोग मिलता है, ससुर का भी सहयोग मिलता है, लेकिन अगर पहली रैंक बात करें तो सासू माँ का सबसे ज़्यादा सहयोग रहा। ये भी बताने वाली बात नहीं है कि पीयर पक्ष से सहयोग नहीं मिला। पीयर पक्ष से तो मिलता ही मिलता है, ससुराल पक्ष से हस्बैंड का सहयोग ही रहा। लेकिन पहले नंबर पे तो मैं कह सकता हूँ कि अगर एक महिला का सहयोग दूसरी महिला करती है तो सफलता अर्जित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी आपको एक के साथ दो सफलताएं भी अर्जित करने को मिल सकती हैं। तो सरला ऑफलाइन कोचिंग कर रही है, साथ में उसको घर पे भी टाइम देना पड़ रहा है। तो क्या सप्ताह में कितने दिन फैमिली के लिए, कितने दिन खुद के लिए, कैसे क्या टाइम टेबल किस प्रकार? सर मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो मैं 5 से 6 दिन तो कॉलेज में पढ़ाती हूँ और साथ में स्टडी करती हूँ जी। और वीकेंड पे फैमिली के लिए टाइम। फैमिली तो एक टाइम टेबल है, उसमें वीकेंड में फैमिली के लिए टाइम देना है जिसमें आप है ना घर पे अपना पूरा टाइम स्पेंड करते हो। सरला का सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अब जब मैं वीकेंड पे घर पे रहूँगी तो नो स्टडी, मैं आधी घंटा बचाने के चक्कर में है ना फालतू में अपना फैमिली टाइम है ना उसको ख़राब नहीं करना चाहती। सारा पूरा फैमिली के साथ है ना टाइम स्पेंड करना है और जब पढ़ना है मतलब पढ़ना है। तो अच्छी बात है कि सरला दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर और है ना सिलेक्शन दे रही है। सरला का माइंड शार्प तो है ही है, साथ में सरला की जो स्मार्ट अप्रोच है वो भी अच्छी है। ये कहें कि सरला अगर 10 क्वेश्चन करेगी तो 2 क्वेश्चन तो सीधी सी बात है कि स्मार्ट अप्रोच से होंगे। ऑफलाइन कोचिंग करने का बेनिफिट क्या आपको इसमें क्या ऐड करता है कि आप किस चीज़ में और बेहतर हो जाते हो? सर ऑफलाइन इससे है ना ये फायदा होता है कि इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है जी, और खुद का पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं जी, बाकी बच्चों के साथ। जी, क्लास में क्रॉस क्वेश्चन हो जाते हैं तो उस पर वाला डिस्कशन हो जाता है, जी। तो इस चीज़ का काफ़ी बेनिफिट सरला की स्मार्ट अप्रोच भी अच्छी हुई है। सरला का मानना है ये है कि मेरे हिसाब से पहले जहाँ अपन 10 में से 2 क्वेश्चन में स्मार्ट अप्रोच लगा रहे हैं, 10 से 8 क्वेश्चन में स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हाँ हैं। सर, बिल्कुल। तो एक तो स्मार्ट अप्रोच अच्छी हो जाती है, दूसरा क्या हो जाता है कि क्लास में अपना लेवल हो जाता है कि लेवल कहाँ पे है। फिर सरला का जो माइंड है वो डिस्कशन माइंड है, यानी सरला के टॉपिक पे डिस्कस करती है। तो अगर मैं क्लास में पढ़ा भी रहा हूँ या कोई भी टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो सरला क्रॉस क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरला इजी क्वेश्चन पूछने में भी नहीं हिचकिचाती है। सरला ये कहती है कि कोई क्या सोचेगा कि मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ या फिर मैं नेट क्लियर हूँ और ये छोटी सी प्रॉब्लम नहीं आई। सरला को अगर ये आ गया कि ये क्वेश्चन पूछना है तो मतलब पूछना है। सरला का माइंड इससे भी आप हिसाब लगा सकते हो कि अगर कोई क्वेश्चन सोल्व किया तो सरला का ये क्वेश्चन भी हो सकता है, सर इसको इस तरीके से कर सकते हैं क्या, इसको ऐसे नहीं कर सकते क्या, या ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है।
तो सरला की अप्रोच पहले से अच्छी थी, स्मार्ट अप्रोच थी, लेकिन हम कहें कि बहुत अच्छी स्मार्ट अप्रोच हुई, इससे टाइम मैनेजमेंट में भी सुधार आया होगा। सर सेल्फ स्टडी से अगर मैं 2-3 ट्यूशन में अगर मैं अपनी अप्रोच बना पाती हूँ जी, तो जी। कोचिंग में मेरे को 2-3 में और एक्स्ट्रा मिल जाती है, तो बिल्कुल। बेनिफिट होता है। बेनिफिट होता है, स्मार्ट अप्रोच अच्छी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप कोचिंग कर रहे हो और आपको कोचिंग करने से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा तो फिर कोचिंग करने का कोई फायदा नहीं है। स्मार्ट अच्छी होती है, हार्ड वर्क खुद को करना पड़ता है। मोस्टली 11th-12th के जो टॉपिक होते हैं बच्चे उनमें 200 प्लस क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते थे हर टॉपिक में लगभग? सर मेरे को था कम टाइम मिलता था थोड़ा, जी, जी। तो मेरे क्वेश्चन होते थे 50 प्लस कोचिंग में और 50 प्लस मैं सेल्फ से कर लेती थी। जी, जी। तो 100%। अगर सरला प्राइवेट नहीं पढ़ा रही होती तो ये क्वेश्चन 200 प्लस होते, लेकिन ना सरला प्राइवेट में पढ़ाने का बेनिफिट अलग ले रही है, उसको कुछ टॉपिक हैं जो कॉलेज के वो क्लियर हो रहे हैं। हाँ। इसलिए हम ये कहते हैं कि कुछ टॉपिक में हमें क्या करना पड़ता है कि कम क्वेश्चन करने पड़ते हैं। 11th-12th में सरला ने हर टॉपिक में से लगभग 100 प्लस क्वेश्चन सोल्व किए हैं, और कुछ टॉपिक हैं उनमें आपने जो कॉलेज के हैं उनमें बहुत अच्छी अप्रोच बनाई है। हाँ तो सर, मेरे को बेनिफिट हुआ है कॉलेज में पढ़ाने का। जी, जो जी। कॉलेज वाले टॉपिक है वो सिलेबस में है जी। तो वहाँ वो तो बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट मिल गया। क्या स्टूडेंट को प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए, या पूरा फोकस तैयारी पे करना चाहिए? आप किस चीज़ को बेस्ट मानते हैं? सर अगर इकोनॉमिक अगर कंडीशन अगर सही नहीं है जी। तो साथ में अपना कुछ भाई जॉब करके साथ में तैयारी करनी चाहिए, करनी चाहिए, वरना फिर वहाँ से अगर माइंड डिस्टर्ब रहेगा तो उसका फिर नुकसान ही होगा। नुकसान ही हो। जी, जी। और अगर इकोनॉमी का सारी चीज़ सही है तो फिर आपको घर पे रह के करना चाहिए। करना चाहिए। अगर इकोनॉमिक की सिचुएशन ठीक है तो घर पे रह के तैयारी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि कई बच्चे हैं ना वो पढ़ाकर ज़्यादा खुद निखरते हैं, कई बच्चे हैं पढ़ाकर अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हैं, तो ये तो शायद पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि हाँ सर, मेरी मतलब कंडीशन फैमिली सही है, मतलब मेरे को जरूरत नहीं थी जॉब करने की। जी, जी। फिर भी मैंने सिर्फ कॉलेज का मैटर क्लियर हो जाए जी, इस वजह से फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। जी। तो मैंने भी पहले कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाकर क्लियर किए हैं, सरला ने भी यही चीज़ अपनाई है, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद में अगर आप वही चीज़ बार बार कर रहे हो, कुछ चीज़ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहे हो, तो फिर पढ़ाने का नुकसान होना भी स्टार्ट हो जाता है। इकोनॉमिकली अगर सिचुएशन अच्छी है तो आपको एक लिमिटेड टाइम तक ही पढ़ाना चाहिए, उसके बाद में अपनी अप्रोच है ना वो सेल्फ स्टडी के जरिए आप उसको सुधार सकते हो। सही बात है। जी सर। आप डिप्रेशन में, जैसे आप कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का आपने एग्जाम दिया, इंटरव्यू कॉल भी हुआ, आपका उसमें सिलेक्शन ही हुआ, तो कोई कभी डिप्रेशन आ भी होता है क्या कि भाई को लेक्चर में नहीं हुआ, या फिर अब करना पड़ेगा, या फिर आगे की प्लानिंग कुछ ऐसा ये करना है वो करना है, किस प्रकार से नहीं सरला? सर, डिप्रेशन तो नहीं होता। नहीं होता, नहीं सर। डिप्रेशन नहीं होता। सरला असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की इसने, हरियाणा से सरला है, इसलिए राजस्थान का जीके बहुत वीक था, और जीके वीक होने के कारण शायद जीके में लगभग 25 क्वेश्चन कर पाएगा। हाँ वो ये समझो 25-30 क्वेश्चन 25-30 क्वेश्चन सरला ने जीके किए और उसका नुकसान उठाना पड़ा है कि फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन अब आपने जीके को टाइम दिया तो जीके के 25-30 क्वेश्चन इसलिए हो पाए क्योंकि सरला ने लेट तैयारी स्टार्ट की, जबकि सरला की रुचि जीके में भी उतनी है जितनी की मैथ्स में। सही है। मैंने जीके असिस्टेंट प्रोफेसर के टाइम 1 महीने के करीब पढ़ा था जी। तो, और उस टाइम भी बिल्कुल मतलब जीरो लेवल से जी। कि मेरे को डिस्ट्रिक्ट भी याद नहीं थे कि राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी, हाँ 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 जी। तो मैंने उस लेवल से शुरू किया था, तो 1 महीने में कितना हो पाता वो तो फिर। सही बात। स्टार्ट ज्योग्राफी से किया। हाँ स्टार्ट मोस्टली मैथ्स के स्टूडेंट या पता नहीं मुझे, और बाकी का पता नहीं, लेकिन मैंने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया था, और मेरी वाइफ ने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया था, मेरी सिस्टर ने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया था। सरला का भी वो कमेंट हो सकता है कि मैथ्स वालों को ज्योग्राफी ज़्यादा अच्छी समझ में आती हो। सरला की जो स्ट्रेटेजी है वो औरों से क्या डिफरेंट है? पहले से क्वेश्चन डिसाइड करके जाते हो कितने क्वेश्चन करने हैं, या टारगेट एग्जाम टाइम में डिसाइड करते हो, कौन से टॉपिक छोड़ के जाते हो, या पूरा सिलेबस कवर करते हो, क्या रणनीति रहती है? सर रिवीजन के टाइम पे जो बिल्कुल इजी टॉपिक है उनको स्किप करते हैं जी। उनमें कोई दिक्कत नहीं रहती जी। और जो बहुत ज़्यादा हार्ड है उनको भी स्किप कर देते हैं। जी। जो बिल्कुल मीडियम लेवल के हैं उन्हीं को मतलब रिवीजन टाइम में ऐड करती हूँ। जी। और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ये तो जाके मतलब एग्जाम में डिसाइड होता है कि लेवल किस हिसाब से है। जी। वरना फिर माइंड पे ज़्यादा प्रेशर रहता है, जी। तो फिर वहाँ पे जाके करना है कि कितने क्वेश्चन डिसाइड करने हैं, कितने क्वेश्चन में तुक्का लगाना है, क्या तुक्के लगाते हो? हाँ सर जरूर। किस सिचुएशन, ब्लाइंडली तुक्का या फिर कितने के ऑप्शन कटने के बाद ही तुक्का? नहीं सिर्फ ब्लाइंडली तो नहीं लगाती, जी। 2 ऑप्शन कटने के बाद 50% में मैं हमेशा लगाती हूँ। लगाते हो, और उसमें सक्सेस रेट कितनी % है? सर सक्सेस रेट
10 में से मेरे 8 सही हो जाते हैं। सक्सेस रेट लगभग 80% है। तो वो तभी संभव है जब आपने पहले से किसी टॉपिक को टाइम दिया है। अगर आप ब्लाइंडली तुक्का लगाओगे तो सक्सेस रेट 0% के करीब रहेगी, हो सकता है माइनस में चली जाए। लेकिन अगर आपके टॉपिक अच्छे हैं, आपने मेहनत की है, तो फिर आपको अगर कोई दो ऑप्शन हटने के बाद में आप 2 में अगर आप तुक्का भी लगाते हो तो उसमें आप सक्सेस रेट है वो 80% के करीब रख सकते हो। ये सरला का मानना है। तो सरला जैसे क्वेश्चन किया हमने, कई बार ये क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, आपके साथ भी ऐसा होता है? हाँ सर, होता है। ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो ऐसा घबराने की बात नहीं कि ये क्वेश्चन गलत नहीं होते, सरला के भी ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कई बार दबाव हावी हो जाता है एग्जाम में, आप कूल रह के एग्जाम दे पाते हो क्या, फिर क्या रणनीति अपनाते हो? सर ये मैं हमेशा माइंडली कूल ही रहती हूँ। जी जी। सबसे मतलब प्रायोरिटी मैं यही रखती हूँ कि मैं इमोशनली मेंटली मतलब बैलेंस रहूँ। जी जी जी। उसके बाद फिर सरला अपने ऊपर डर को हावी होने नहीं देती, सिलेक्शन होना ही है उसको हावी नहीं देती। उससे ये लगता है कि सरला है मेंटली स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ फैमिली सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, और जिसके साथ सासू माँ का सपोर्ट हो तो उसमें तो ये चीज़ है ना और अच्छे तरीके से होगी। तो टॉपिक भी आपने किए हैं, रिवीजन कितनी बार किया होगा भाई? 2 बार 4 बार, कितनी बार? शॉर्ट नोट्स किस प्रकार बनाए होंगे, किस प्रकार? सर रिवीजन फर्स्ट ग्रेड के टाइम पे तो मेरा एक बार ही रिवीजन हो पाया था जी। सेकंड ग्रेड में 1-2 बार एक्स्ट्रा हो गया था जी। वो 2 महीने का टाइम था तो जी। शॉर्ट नोट मैंने बनाए थे, जो टॉपिक ऐसे लग रहे थे जो जल्दी भूल जाएंगे जी, उनके कोई फॉर्मूले वगैरह, तो उनके मैंने शॉर्ट नोट्स में वही चीज़ें शामिल होनी चाहिए जिनको लगे कि भैया ये चीज़ें अपन भूल सकते हैं, रिवीजन के लिए जरूरी है। हाँ सर, इजी टॉपिक बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए शॉर्ट नोट में। शॉर्ट नोट्स में अगर आप ये लिख रहे हो कि 1 + 2 + 3 से लेकर n तक का जोड़ n × n + 1/2 है और वो आपको आता है, तो इसका मतलब आप शॉर्ट नोट्स अननेसेसरी बढ़ा रहे हाँ, हो। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि आप उसमें अपनी तरफ से देखो कि इस टॉपिक में मुझे कौन सी चीज़ें याद रखनी जरूरी हैं जो कि मुझे दिमाग से स्लिप हो सकती हैं, क्लिक करनी जरूरी है। तो शॉर्ट नोट्स बच्चे की खुद की होनी चाहिए या फिर कहीं से बने बनाए अवेलेबल हो जाए, यानी मैं अवेलेबल करा दूँ तो वो बेटर रहेंगे? नहीं सर, वो खुद के होने चाहिए, क्योंकि खुद को पता है कि कौन सा टॉपिक हमें अच्छे से आ रहा है, उसको स्किप करो और भाई जो नहीं याद रह रहा उसको फिर उसके अंदर ऐड करो। देखो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कई बार मैं जब क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ सबको आ रही होगी, तो वो भी हो सकता है नहीं आती। कई बार मैं सोच रहा हूँ कि ये किसी को नहीं आ रही होगी, तो वो भी बच्चे बता देते हैं। तो डिपेंड करता है कि बच्चा किस टाइप का है, किस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करता है, उसकी क्वेश्चन सोल्व करने के प्रति स्ट्रेटेजी कैसी है, उसकी अप्रोच कैसी है, वो हार्ड वर्क कैसा है। तो हार्ड वर्क करता ही नहीं करता। स्मार्ट अप्रोच सरला की हमेशा से रही है और वो और ख़तरनाक हो जाती है जब सरला अच्छी इंस्टीट्यूट से क्या करती है, ऑफलाइन कोचिंग करती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी अप्रोच अच्छी नहीं होगी। अप्रोच कोई बच्चा पढ़ेगा, उसकी कुछ ना कुछ अप्रोच होगी, उसको आपको और अच्छा करना है तो उसके लिए आपको और प्रयास करनी पड़ेंगे। सरला ने हर टॉपिक को टाइम दिया है। जीके भी पहली बार पढ़ के जीके भी एंजॉय करती है, डिप्रेशन में नहीं आती, मेंटली कूल रहती है और ये मान लो कि बैलेंस रहती है। कभी भी ये नहीं है कि भाई परिवार यानी अपने ससुराल पक्ष को और ना पढ़ाई को मिक्स होने दिया हो, बैलेंस रखती है इस चीज़ में भी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मुझे भी 1-2 चीज़ ऐड करने को मिली हैं ताकि मैं भी अपने में सुधार कर सकूँ। तो लाइब्रेरी का भी प्रचलन बढ़ गया है, लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? सर मैं तो बेस्ट तो मानती हूँ घर पे रह के पढ़ना ही। जी जी। लेकिन अगर डिस्टर्बेंस रहता है तो जी। फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए। ज्वाइन करनी चाहिए। मेरे घर पे छोटी बेटी है जी। तो फिर उस वजह से फिर मेरे को लाइब्रेरी ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है। सेल्फ स्टडी के कुछ नुकसान हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदा सीधी सी बात है कि आप इकोनॉमिकली है ना 50,000 लाख या 60,000 10,000 20,000 कुछ न कुछ आप है ना बचा लेते हो। और नुकसान ये है कि जो चीज़ आप है ना 2 घंटे में तैयार कर रहे हो सकता है कि आप कोचिंग जाकर 20 मिनट में तैयार कर लो। तो कुछ सेल्फ स्टडी के फ़ायदे नुकसान दोनों हैं। अपने को सिचुएशन देखनी है कि कौन सा फ़ायदा है कौन सा नुकसान है। एक बच्चा असफल हो गया तो उसको सफलता के लिए क्या करना चाहिए, क्या एनालिसिस करना चाहिए, किस टाइप से सुधार करना चाहिए? सर इसके लिए यही करना चाहिए, एक तो खुद पे विश्वास रखो जी। जो भी मैटर पढ़ रहे हो, मतलब ऐसे नहीं है कि YouTube पे देख लिया, कहीं पे भी देख लिया कि आज इसकी वीडियो देख ली, आज उसकी वीडियो, मतलब जो भी पढ़ रहे हो उस पर विश्वास करके एक ही चीज़ पढ़ो जी और उसको बार बार रिवाइज करो जी। और साथ में कॉन्फिडेंस रखो और इमोशनली और मेंटली मतलब अपना माइंड मतलब शांत मेंटली कूल रहो, इमोशनली बैलेंस रहो और एक जिसके से पढ़ रहे हैं उसी के साथ आप जुड़े रहो, उस पर विश्वास रखो कि ये जो मैटर है वो सबसे बेस्ट मैटर है। ऐसे नहीं कि जो आपने किसी की सीट इकट्ठी कर ली, किसी के नोट्स इकट्ठे कर लिए, खुद का कुछ मैटर ही नहीं है, न उसको रिवीजन के टाइम अपन ना कवर कर पा रहे हैं। क्योंकि
एक टीचर अगर मैं मान के चलूँ पढ़ा रहा है तो 50+ क्वेश्चन वो क्लास में करवाएगा। बच्चा अगर खुद भी सोल्व करता है तो जितना टाइम मिलता है तो कम से कम 50 क्वेश्चन तो उसको सोल्व करने ही करने चाहिए, और 100+ क्वेश्चन सोल्व और करता है तो अच्छी बात है। तो अप्रोच अपनी खुद को बनानी पड़ेगी। टॉपिक सारे आपके स्ट्रॉन्ग हैं या करने पड़े हैं या कुछ बहुत हार्ड है उनको छोड़ना ही पड़ा है, किस प्रकार से आपने एडजस्ट? सर वीक तो नहीं कर सकते, लेकिन जो अगर थोड़े लेवल कम के हैं उनको थोड़ा सा बढ़ाया है, लेवल पे लेके आए मीडियम लेवल पे जी, और जो अच्छे हैं पहले से उनको थोड़ा मतलब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। सरला का ऐसा नहीं है कि सरला कोई टॉपिक सेल्फ स्टडी से नहीं पढ़ सकती, ऐसा कोई टॉपिक मुझे लगता नहीं कि सरला न पढ़ पाए, लेकिन फिर भी क्या है जरूरी है कि आप जो अपने टॉपिक हैं लो लेवल को उनको मीडियम लेवल तक तो लाओ ही लाओ। आप है ना किसी टॉपिक को स्किप करके जा रहे हो या छोड़ के जा रहे हो तो पता नहीं आपको कितना नुकसान हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन देता है और किस लेवल के क्वेश्चन देता है। अगर आपने कोई टॉपिक, जैसे मैंने भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया था और मैंने एमएससी की जो मैकेनिक्स छोड़ी थी, तो बाद में मुझे महसूस हुआ कि मुझे मैकेनिक्स नहीं छोड़नी चाहिए थी। उसकी तुलना में अगर मैं किसी टॉपिक का 5 बार रिवीजन कर रहा हूँ उसकी बजाय मैं 4 बार रिवीजन कर लेता। तो कई बार टॉपिक ईजी आता है तो लगता है कि काफ़ी नुकसान हुआ है। इस बार सिलेबस भी लास्ट टाइम में चेंज हुआ, तो आपको कोई समस्या का सामना करना पड़ा या फिर आपको उसका बेनिफिट हुआ, या किस टाइप से उसको देखते हो? मेरे को ज़्यादा उसका प्रॉब्लम नहीं चेंज हुआ उसका जी। सरला नेट क्लियर है तो कॉम्प्लेक्स पहले से आती है, और 3D शायद आपने कॉलेज में पढ़ाई होगी, 2D 3D, या फिर आप 3D पढ़ी थी, लेकिन सरला को इतना ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। कुछ बच्चे जिनका 11th-12th स्ट्रॉन्ग रहता है उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी परेशानी का सबब बन गई थी, लेकिन सरला को ऐसी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि सरला पहले से ही है वो टॉपिक को क्या करती है कवर क्लियर करके चलती है। तो कॉम्प्लेक्स तो पहले से क्लियर था और उसके बाद में आप 3D और क्लियर कर लिया, तो इस टाइप से ना ज़्यादा दिक्कत नहीं महसूस हुई। और क्या मानते हो एक सिलेक्शन के लिए कितने दिन की तैयारी सफिशिएंट होती है, कितना टाइम देना चाहिए, क्या रणनीति अपनानी चाहिए, या सब बच्चों को अलग अलग रणनीति अपनानी चाहिए, या आप क्या सुझाव देंगे? सर रणनीति तो हर किसी की अलग अलग ही रहती है जी, लेकिन अगर ऐसे बोलते हैं कोई कि 2 महीने में क्लियर हो जाएगा, 1 महीने में क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा तो कुछ है नहीं सर जी। मिनिमम 6 महीने तो सर कम से कम मैं मानती हूँ कि देनी चाहिए जी। मेरा ये मानना है कि अगर आपको सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड क्लियर करना है तो एक एवरेज स्टूडेंट को 12 महीने से ज़्यादा टाइम देना चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़ा मेंटली अच्छे हैं और आपके अप्रोच पहले से ठीक है तो आप 6 महीने में भी कवर कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम आप कम देंगे वैसे वैसे सिलेक्शन के चांस है वो कम हो जाएंगे, मेंटली प्रेशर बढ़ जाएगा और वो असफलता में भी कन्वर्ट हो सकता है, डिपेंड करेगा। फर्स्ट ग्रेड का जब एग्जाम पेपर दिया था तो आपको कितने % चांस लग रहे थे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? सर 90% थे। तो अगर 2 एग्जाम एक साथ आ गई, दोनों एग्जाम में सीधी सी बात है सरला का सबसे अच्छी बात है कि उसने टारगेट रखा सेकंड ग्रेड, उसने फर्स्ट ग्रेड को कभी सेकंड ग्रेड से मिक्स नहीं होने दिया। जबकि इसकी आप सरला की बात करें तो सरला की कॉलेज स्ट्रॉन्ग है, पीजी के टॉपिक भी है, ये इजीली पढ़ सकती है, सेल्फ स्टडी कर सकती है, लेकिन आपने 1 महीने में पीजी का एक भी टॉपिक नहीं पढ़ा। पहला फोकस रखा सेकंड ग्रेड, मुझे सेकंड ग्रेड क्लियर करना है, तो जितने भी टॉपिक रिवाइज किए वो सभी सेकंड ग्रेड के थे। सर वो टारगेट एक ही था सेकंड ग्रेड, तो फिर मैंने उस वो चेंज नहीं किया, बस फर्स्ट ग्रेड देना था तो इसलिए मैंने रिवाइज कर लिया, जो सेकंड ग्रेड में है उन्हीं को रिवीजन कर लिया जी। मैनेजमेंट थोड़ा एक एक्स्ट्रा था बस, उसके अलावा फिर मैनेजमेंट सरला ने विज्ञप्ति जारी होने से पहले पढ़ लिया था, लेकिन जैसे विज्ञप्ति जारी हुई तो सरला ने टारगेट बनाया सेकंड ग्रेड, और वो जो पढ़ा हुआ था वो उस जब 1 महीने पहले एग्जाम से सरला ने रिवाइज किया। कुछ नया सरला ने सेकंड ग्रेड में इसके अलावा पढ़ा नहीं, इसी के कारण सरला को 27th रैंक से संतोष करना पड़ा, वरना आज सरला की रैंक 27 न होकर अच्छी होती। तो बात रैंक की नहीं है, बात यह है कि आप एक जगह एक डिसीजन पे टिकते हो नहीं टिकते हो। ज़्यादा 2 वे होना या 3 वे होना हमेशा क्या होता है, नुकसानदायक होता है। आपको हमेशा 1 वे होना चाहिए, आपको सेकंड ग्रेड टारगेट है तो सेकंड ग्रेड टारगेट है, फिर उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ग्रेड टारगेट है मतलब फर्स्ट ग्रेड टारगेट है। कभी ऐसा दिमाग में आया कि भी मेरा सेकंड ग्रेड में नहीं होगा या फर्स्ट ग्रेड में नहीं होगा? सर सेकंड ग्रेड में नहीं होगा ऐसा तो दिमाग में कभी नहीं आया जी। और फर्स्ट ग्रेड में तो सर 90% चांस थे। सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में था कि 90% चांस थे, लेकिन सरला पहले से मेंटली प्रिपेयर थी कि भी मुझे सेकंड ग्रेड क्लियर करना है, उसमें कभी भी चांस है वो 90 या 99 नहीं सोचा, हमेशा 100% का था, उसमें कभी भी ये नहीं आया। मेंटली कूल रहती है, एग्जाम टाइम में भी प्रेशर हावी नहीं होता, ये सबसे अच्छी बात है, और कॉन्सेप्ट क्लियर करके बढ़ती है। कितनी चीज़ों को रटते भी हो या कुछ आंसर रिजल्ट रटने की कोशिश करते हो या फिर है ना
किसी चीज़ को लिख लिया कि एग्जाम टाइम के टाइम रिवीजन करेंगे, या कुछ टॉपिक हैं जो आप एग्जाम टाइम के लिए छोड़ देते हो कि इस टाइम करेंगे, ऐसा पॉसिबल है या फिर कुछ ऐसा आप शामिल करते हो या नहीं है? नहीं सर, मोस्टली तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही पढ़ती हूँ, जी। लेकिन फिर भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और साथ में अगर एक चीज को 2-3 बार रिवाइज कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन याद रह जाते हैं, जी जी। या फिर कुछ बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं तो फिर उनको डायरेक्ट याद भी कर लेते ये एक ध्यान रखने वाली बात है, जो बच्चे या जो टीचर कहते हैं कि इसको रट लो, इसको रट लो, उसको रट लो, रटा हुआ आज की तारीख में मेरे हिसाब से अब जो पैटर्न है उसमें रटा हुआ काम नहीं चलेगा, नहीं वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है। अब अगर अपन सोचते हैं कि रटा हुआ वैलिड है, तो अगर रटा हुआ एग्जाम में आ गया तो ये मान के चलो रटने वालों की संख्या भी कम नहीं है, जो वैलिड है रटने वालों में, तो फिर उनमें भी कंपटीशन काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन ये मानते हुए अब तैयारी करनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट तो क्लियर करनी पड़ेगी। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने की हिम्मत रखते हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए, वरना नहीं करनी चाहिए। सही है? नहीं सर, कॉन्सेप्ट तो क्लियर मतलब प्रायोरिटी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करना सेल्फ स्टडी की होना चाहिए। अच्छा, आपको मोटिवेट करना पड़ता है कि पढ़ना पड़ेगा नहीं पढ़ना पड़ेगा, या फिर सेल्फ मोटिवेट रहते हो? सर सेल्फ मोटिवेट रहते हैं। पहला जो गुण होता है सेल्फ मोटिवेट है वो होना चाहिए। सरला में जो सबसे अच्छी विशेषता मेरे को लगती है वो है कि इसकी जो अप्रोच है, अप्रोच ऐसी कि जो मेरे साथी हैं आनंद जी जांगीर, वो तो ये भी कहते हैं अगर सरला ने किसी क्वेश्चन को ऐसे कह दिया कि ये सर ये ऐसे ऐसे कैसे हुआ, तो समझ लो कि उस क्वेश्चन की खैर नहीं है। तो अच्छी बात है, अप्रोच होनी चाहिए, स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए, उससे हमें भी सीखने को मिलता है। सरला से काफ़ी कुछ मुझे पढ़ाने के तरीके में चेंज करने में भी मदद मिली। सरला की भी कह रही है कि सरला को भी अप्रोच है वो काफ़ी सुधार हुआ है। तो ये तो ऑब्वियस है कि आप किसी चीज़ को टाइम देते हो। मैंने किसी क्वेश्चन को 5 घंटे का टाइम दिया है और वो मैं क्लास में बताऊंगा, तो सीधी सी बात है कि वो टॉपिक तो बच्चों का स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा। तो ये चीज़ें तो एक दूसरे का पूरक हैं। रटना कम करना है, समझना ज़्यादा है, स्मार्ट अप्रोच भी बढ़ानी है, हार्ड वर्क भी करना है, और किसी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। तुक्का लगाएं तो भी उसके पीछे कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए कि पहले ऐसा कुछ पढ़ा था तो उसको अपन को सोल्व करना है। सर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुक्का लगाते हैं तो उसमें चांस बढ़ जाते हैं। जी जी। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर करे फिर तुक्का भी फिर गलत ही जाता है। जी जी। और वो चीज़ें आपने पहले से ही, जब भी क्लास में जब क्वेश्चन सोल्व होता है तो सरला उस अप्रोच को क्लास में भी काम में लेती है, और वो जो अप्रोच आप ना घर पे काम में लेते हो या क्लास में काम में लेते हो या कहीं पे भी काम में लेते हो, वही अप्रोच आपको एग्जाम में मदद करती है। आप एग्जाम के लिए उसी दिन के लिए कोई नई सोच या नई अप्रोच डेवलप करके नहीं जा सकते। आपका पहले का जो किया हुआ वर्क है वही वहाँ पे आपको क्या होता है, प्रदर्शित होता है। कई बच्चे सोचते हैं कि एग्जाम के टाइम के पास है, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं इसका रिवीजन कर लूँगा, उसको वहाँ देख लूँगा। मेरे हिसाब से एग्जाम से पहले 2 महीने का टाइम है, वो कुछ नया करने के लिए नहीं है। सही है? सही है। पहले से मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, सारी चीज़ें पहले से क्लियर करके चलना चाहिए। एग्जाम टाइम के पास मैं भी इस चीज़ को देख चुका हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में मैंने सोचा था कि एग्जाम के पास मैकेनिक्स कर लेंगे और 1-2 बुक और थी उनको एग्जाम के पास देखेंगे, लेकिन एग्जाम हो गई और वो बुक अभी तक भी नहीं देखी गई है। तो अप्रोच पहले से बनानी पड़ेगी। एग्जाम पास तो आप करंट जीके भी शायद नहीं पढ़ सकते, आपको वो भी पहले से साथ लेके साथ देखना पड़ेगा। तो सरला की सबसे अच्छी बात है कि जीके पहली बार स्टार्ट किया, फिर भी उसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ा है, रुचि लेके जीके पढ़ती है, और मैथ्स में तो सरला की जो रुचि है वो देखते ही बनती है। तो सोशल मीडिया या कुछ ऐसा जो कि भी आपको डिस्टर्ब करता हो, या ऐसी चीज़ जो कि आपने बहुत अच्छी मानते हो कि मुझे पढ़ना है तो बाकी चीज़ें मुझे डिस्टर्ब नहीं करती, या फिर मेरे को पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है, किस टाइप से आप मानते हैं? सोशल मीडिया पे मैं व्हाट्सएप यूज़ करती हूँ, फेसबुक इंस्टाग्राम में यूज नहीं करते हो। ठीक है। मैं भी ये कहूँगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए इन चीज़ों का, कि व्हाट्सएप यूज़ किया तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट, है ना। या आप उसको ये नहीं कि सारा दिन व्हाट्सएप में लगे हो, व्हाट्सएप में आप नोट्स इकट्ठा कर रहे हो, व्हाट्सएप में आप है ना कोई सीट इकट्ठी कर रहे हो, व्हाट्सएप में आपने कोई टेस्ट सीरीज इकट्ठी कर ली, कुछ नहीं होने वाला ऐसी चीज़ों के। आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल देखकर और आपको क्या करना पड़ेगा, उसको होमवर्क करना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। व्हाट्सएप में फैमिली के मतलब उसके लिए यूज करती थी। जी जी जी। पढ़ने के लिए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए, थोड़े भले ही ज़्यादा मतलब ऐसे नोट्स इकट्ठे करने के लिए। जी जी जी। तो आपको व्हाट्सएप है वो फैमिली के लिए, जैसे घर पे बात कर रहे हैं या फिर बेटी से बात करनी है तो उसका यूज़ हो गया। तो बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे कि भाई किस टाइप से, या ये कहें मान लो आप टीचर हो, आप पढ़ा रहे हो और बच्चों को पढ़ाना है, तो किस टाइप के स्टूडेंट की विशेषता में चाहोगे भी स्टूडेंट में ये तो विशेषता होनी चाहिए, और इतना टाइम मैं बच्चों को चाहूँगी वो कम से कम पढ़ें, किस चीज़ को ज़्यादा टाइम दें, जीके को ज़्यादा टाइम दें या कम टाइम दें, किस चीज़ को किस प्रकार से वो बच्चे
करें। सर एक तो खुद की है ना, सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती जी है। जी जिसका अगर जीके वीक है तो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए। जी अगर जीके स्ट्रोंग है और मैथ वीक है तो फिर मैथ को ज्यादा टाइम ज़्यादा देना टाइम चाहिए। जी और एक है ना, ऐसा नहीं करना कि अगर जिस दिन अगर नहीं पढ़ा गया तो माइंडली ऐसे डिस्टर्ब हो गए कि मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, जी पढ़ा नहीं जा रहा। तो उस चीज को बैलेंस करके चलना है। जी किसी दिन 2 घंटे भी पढ़ा जाएगा, किसी दिन 10 घंटे भी पढ़ा जाएगा। जी जी तो उस चीज के मतलब अपना इमोशनली बैलेंस रहना है। जी और खुद पे विश्वास रखो। स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क दोनों ही काम आएंगे। कम आएंगे, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। अब वो जमाना गया कि भी हम सोच लें कि एग्जाम में जाके कुछ चमत्कार हो जाएगा और हम सिलेक्शन ले लेंगे। ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छी तैयारी हो तो भी बच्चा है ना कई बार गड़बड़ कर देता है, तो तैयारी अच्छी नहीं है तो उसके तो सिलेक्शन होने के चांस मान के हाँ सर 0%। सर तैयारी अच्छी होती है, उनके भी भार हो जाते हैं। उसका रीजन कि वो एग्जाम प्रेशर मतलब हावी हो जाता हावी हो जाता है। जी जी और एग्जाम टाइम में फिर उसको हैंडल नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। कुछ बच्चे हैं उनको पेपर बाहर दे दो एग्जाम से, वो उसको सोल्व कर लेंगे जीवे में, लेकिन एग्जाम का प्रेशर या वो फोबिया वो इस प्रकार हावी कर लेते हैं खुद पे, बच्चा खुद क्रिएट कर लेता है, घर वाले भी इसमें सहयोग करते हैं। सर कुछ परसेंट घर वालों का हो सकता है, जी। मोस्टली तो खुद ही कर लेते हैं। खुद ही कर लेते हैं। तो आपको खुद को इसको देखना है कि किस प्रकार से इससे हटना है। उसको उसका एक ही उपाय है कि हमें अगर वो चीज़ 6 महीने में कवर नहीं हो रही तो उसको 12 महीने का टाइम देना है। 12 महीने कवर नहीं हो रही तो 2 साल का टाइम देना है। किसी को अगर सेकंड ग्रेड कवर करना है और वो किसी मुझसे आगे गए सर मैं 6 महीने में सेकंड ग्रेड कवर करना चाहता हूँ, तो मेरे हिसाब से कोई शार्प माइंड बच्चा छोड़कर उस चीज़ को कवर करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो कम से कम आज की तारीख में एक बच्चा एवरेज स्टूडेंट है उसको 12 महीने का टाइम तो देना चाहिए। अगर आप थोड़ा और लो लेवल है तो आपको उसको टाइम और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। किसी आप जॉब में है तो आपको फिर वो टाइम उस हिसाब से कम ज़्यादा करना पड़ेगा। सही है। तो सरला बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो स्ट्रेटेजी बताई उसके लिए धन्यवाद।